मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। और मॉडल टेस्ट पेपर को ही शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। 2020-21 हमारा सेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम अपने प्रश्न पत्र की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को हल करना चाहिए। आज हम व्यवहारिक व्याकरण की बात करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण में जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं उनको हम कैसे हल करेंगे और किस तरीके से हम अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे प्रश्न पत्र के कुल अंक हैं 80 और साथ में समय रहेगा 3 घंटे। हमारी बोर्ड की परीक्षा के लिए भी 80 अंकों के लिए आपका प्रश्न पत्र आएगा और साथ में 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। पहला और दूसरा प्रश्न हमारा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से संबंधित था, जो कि 5-5 अंक के लिए था। तो अभी तक 10 अंक का प्रश्न पत्र हम हल कर चुके हैं। व्यवहारिक व्याकरण हमारी कुल 16 नंबर के लिए आने वाली है और 16 नंबर में हमारे पास 4 टॉपिक दिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो हम पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रस हम पढ़ चुके हैं। रस हमारे कुल 11 होते हैं। पद परिचय हम पढ़ चुके हैं और साथ में वाच्य परिवर्तन भी हम पढ़ चुके हैं। इन सभी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कुल अंक हमारे व्यवहारिक व्याकरण के लिए रहेंगे 16 अंक। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक बात महत्वपूर्ण है जो आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में हम कोशिश करेंगे कि जो सवाल जो प्रश्न हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं उन्हीं को हम सबसे पहले हल करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आपको क्रम संख्या के अनुसार पहला प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न ऐसे ही हल करना होता है। सबसे पहले जो सवाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है उसी को आप हल करेंगे और उन सभी में से भी अगर व्याकरण आप सबसे पहले हल करते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। कुछ प्रश्न हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें समय देने की आवश्यकता होती है, जैसे अपठित गद्यांश और पद्यांश। इनको अगर हम बाद में हल करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इनको पढ़ने में और समझने में हमें समय लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, जब हम विज्ञापन करते हैं और साथ में जब हम निबंध लिखते हैं तो इनमें भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही कम समय लेते हैं। बड़े ही आराम से सोच समझ के हम इनको सही कर सकते हैं और व्याकरण में से हमें पूरे के पूरे अंक भी मिलते हैं। तो व्याकरण का जो पोर्शन है इसको बिल्कुल अंत के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंत में कई बार ऐसा होता है समय अभाव के कारण इन प्रश्नों को हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाते और आते हुए भी हमारे प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रश्न पत्र आपको मिलता है तो स्टार्टिंग में अगर हम व्याकरण को अटेम्प्ट कर देते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी रहती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिल्कुल अंत में व्याकरण को अटेम्प्ट करते हुए बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट भी जाता है और साथ में वो सही तरीके से जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ भी नहीं पाते हैं। उनको प्रश्न आता होता है लेकिन फिर भी उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए सबसे पहले व्याकरण या वही सवाल आप करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। व्याकरण में सबसे पहला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी एक विकल्प को आप छोड़ सकते हैं, एक प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। कुल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से आपने 4 ही करने हैं और ये हमारा कितने अंक के लिए रहेगा, 4 अंक के लिए। सबसे पहला जो हमारा विषय है वो रचना के आधार पर वाक्य के भेद है और रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। 4 आपके पास विकल्प हैं। सबसे पहले अपने वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। हर्षिता बहुत विनम्र है, ये एक उपवाक्य है और हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, ये हमारा दूसरा उपवाक्य है और दोनों को हमने समुच्चय बोधक शब्द और की सहायता से जोड़ दिया है। तो ये कौन से प्रकार के वाक्य की परिभाषा है? ऐसा जो वाक्य होता है जिसमें 2 उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जोड़ दिए जाते हैं और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र भी होते हैं। तो यहाँ पर हर्षिता बहुत विनम्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है। सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है। तो परिभाषा के अनुसार ये कौन सा होगा, हमारा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। तो सही विकल्प क्या है, संयुक्त वाक्य। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है।
मिश्र वाक्य की पहचान आपने करनी है। आपको 4 उत्तर दिए गए हैं। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, ये तो मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक हमारा प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है और बीच में समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वाक्य है और ये हमारा क्या है, साधारण वाक्य है। दूसरा विकल्प देखते हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ये हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यहाँ पर एक हमारा प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर क्या है, आश्रित है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है, वह अवश्य सफल होता है और साथ में जो की सहायता से हमने इसे जोड़ दिया है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया, तो ये हमारा तथा की सहायता से जुड़ा है, लेकिन दोनों उपवाक्य क्या हैं, यहाँ पर स्वतंत्र हैं, इसलिए ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये हमारा साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। यहाँ पर दूसरा विकल्प मिश्र वाक्य के रूप में है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। और साथ में हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एक विकल्प या 2 विकल्प पढ़ने के बाद ही उत्तर दे दें। चारों विकल्प हमें ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार जल्दबाजी की वजह से हमारा उत्तर गलत भी हो जाता है। वैसे तो बहुविकल्पीय प्रश्न में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें अपना उत्तर खुद से नहीं लिखना है। 4 उत्तर हमारे पास होते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। 4 उत्तर में गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। धैर्य के साथ सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरा प्रश्न है, प्रियश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो 2 आपके पास अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। प्रियश बाजार गया, ये एक वाक्य है, वहां से सेब लाया, ये दूसरा वाक्य है, और दोनों को आपने मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाना है। तो 4 उत्तर आपके पास पहले से दिए गए हैं, ध्यान से हम पढ़ेंगे और साथ में संयुक्त वाक्य की परिभाषा को भी अपने दिमाग में रखेंगे। सबसे पहला विकल्प है, प्रियश बाजार गया और वहां से सेब लाया। तो ये हमें सही लग रहा है, क्योंकि और की सहायता से हमने इनको जोड़ दिया है और दोनों ही आपस में स्वतंत्र उपवाक्य हैं। प्रियश सेब लाया जब वह बाजार गया, लेकिन यहाँ पर तो दोनों वाक्य हमारे स्वतंत्र नहीं लग रहे हैं और इनको हमने इस तरीके से जोड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे दूसरा हमारा जो उपवाक्य है वो पहले उपवाक्य पर आश्रित नजर आ रहा है। इसलिए दूसरा विकल्प हमें मिश्र वाक्य लग रहा है और पहला विकल्प हमें संयुक्त वाक्य लग रहा है। लेकिन इतनी जल्दबाजी हमें नहीं दिखानी है, हमें सारे विकल्प जरूर पढ़ने हैं। प्रियश बाजार जाकर सेब लाया, ये तो हमारा साधारण वाक्य लग रहा है। जब प्रियश बाजार गया तो वहां से सेब लाया, तो ये हमारा मिश्र वाक्य लग रहा है। तो चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प। पहला विकल्प पढ़ते ही हमें पता भी लग गया था, लेकिन फिर भी चारों विकल्प पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहला जो विकल्प है वो क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कैसे है? क्योंकि दोनों ही उपवाक्य हमारे यहाँ पर स्वतंत्र हैं। प्रियश बाजार गया, वहां से सेब लाया और समुच्चय बोधक और शब्द की सहायता से दोनों को हमने जोड़ दिया, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न है, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ये मिश्र वाक्य है। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते समय हमने देखा था मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होता है जो प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है, और आश्रित उपवाक्य को आगे हम 3 प्रकार में बांटते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सर्वनाम उपवाक्य कुछ होता ही नहीं है, तो सर्वनाम उपवाक्य हमारा वैसे ही विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि मिश्र वाक्य में 3 ही प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहला विकल्प है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा आती है या जो संज्ञा शब्द आते हैं उनके बारे में जो बताया जाता है वो हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। उसके बारे में किस में बताया जाता है? आश्रित उपवाक्य में बताया जाता है। जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग हमने कहाँ किया है? प्रधान उपवाक्य में किया है। और साथ में संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान करने के लिए हम ये बात भी देख सकते हैं कि वह ज्यादातर की शब्द की सहायता से शुरू होता है, यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य के आगे ज्यादातर की योजक का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं है। सर्वनाम आश्रित उपवाक्य तो होता ही नहीं है, तो ये विकल्प हमारा वैसे ही गलत हो जाता है।
तीसरा हमारा विकल्प है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य में जिस क्रिया की बात की जाती है उसकी विशेषता आश्रित उपवाक्य में दिखाई जाती है। तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्रिया की विशेषता तो नहीं बताई जा रही है, बल्कि यहाँ पर तो रणभूमि में जो वीरता दिखाते हैं उनकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं, वीर हैं। तो यहाँ तो व्यक्तियों की विशेषता बताई गई है, संज्ञा की विशेषता बताई गई है। और चौथा हमारा विकल्प है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या होता है, जो मुख्य हमारा वाक्य होता है उसमें अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम की बात की गई है तो उनकी विशेषता आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है। तो ये परिभाषा हमारी बिल्कुल फिट बैठती है, यानी चौथा विकल्प हमारा सही है। जो वीर होते हैं ये हमारा क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान करने के लिए हम ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जो शब्द से शुरू होते हैं। जो जब हम योजक लगाते हैं तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ जो हमारा प्रधान उपवाक्य है वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो वे जो हैं, जो व्यक्तियों की बात की जा रही है, जिन संज्ञा की बात यहाँ पर की जा रही है, उनकी विशेषता हमारी कहाँ पर बताई गई है, आश्रित उपवाक्य में, जो वीर होते हैं। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी आप अभ्यास करते हैं, किसी भी प्रश्न पत्र को हल करते हैं, तो आप जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि अभी आप परीक्षा में नहीं बैठे हैं, घर पर बैठकर अपना अभ्यास कर रहे हैं। तो जितने भी विकल्प आपके पास होते हैं, थोड़ी देर के लिए आप रुकिए और शांति से सभी की परिभाषा भी आप रिवाइज करते जाइए। इस तरीके से आपका अभ्यास भी हो जाएगा और साथ में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रश्न पत्र भी आप अच्छे से हल कर पाएंगे। अब इसी प्रश्न को हमने कितना समय लेके अच्छे से इसके ऊपर विचार किया, और साथ में संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य, इनकी परिभाषाओं को भी हमने रिवाइज कर लिया है। तो इसी तरीके से आप भी अभ्यास कार्य कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस और धैर्य के साथ इसको आप हल करेंगे। पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। 4 आपको वाक्य दिए गए हैं, चारों में से सरल वाक्य की आपको पहचान करनी है। तो तीनों जो हमारी परिभाषाएं हैं, अगर हमारे दिमाग में क्लियर हैं तो हम बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं। और साथ में जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उसमें कुल 5 प्रश्न है, 5 में से सिर्फ 4 ही आपको हल करने हैं। लेकिन हम जैसा कि परीक्षा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, तो हम पाँचों के पाँचों प्रश्न ही हल करेंगे। पहला हमारा विकल्प है, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। तो पहले से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तो और की सहायता से 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, यानी कि ये तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा लग रही है। तो पहला विकल्प तो सही नहीं लग रहा। दूसरा विकल्प है, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तो जब की सहायता से एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ा गया है, जब, तब, लेकिन तब यहाँ पर नहीं लगाया गया है। कोमा की सहायता से यहाँ पर दूसरे उपवाक्य को जोड़ा गया है और एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित दिखाई दे रहा है। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। सूरज की किरणें चमक उठी, कब चमक उठी? जब प्रातः काल हुआ। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि साधारण वाक्य है, यानी कि ये हमारा मिश्र वाक्य है। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, ये हमारा साधारण वाक्य लग रहा है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं, जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तो यहाँ पर भी हमारा साधारण वाक्य नहीं है, जैसे ही प्रातःकाल हुआ वैसे ही सूरज की किरणें चमक उठी। तो ये हमारा फिर से मिश्र वाक्य है। तो तीसरा विकल्प सही है, प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। यहाँ पर सिर्फ एक ही वाक्य है, कोई दूसरा उपवाक्य नहीं है और किसी योजक की सहायता से हमने कुछ जोड़ा भी नहीं है। तो तीसरा विकल्प हमारा सबसे सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से किन्हीं 4 को आपने हल करना है। पहला प्रश्न है आपका, ये हमारा वाच्य परिवर्तन से है। और वाच्य परिवर्तन में हम जानते हैं 3 प्रकार के वाच्य परिवर्तन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस वाक्य का वाच्य लिखिए, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य को हमें ध्यान से पढ़ना है और हमें पहचान करनी है, क्या ये हमारा कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है या करणवाच्य है। तो करणवाच्य तो होता ही नहीं है, चौथा विकल्प हमारा वैसे ही हट जाता है। पहले, दूसरे और तीसरे में हमें चयन करना है, चुनाव करना है। तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया है शांति का संदेश देना, यहाँ किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। तो ये हमारा वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं।
उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है और इसको आपने भाववाच्य में बदलना है। तो वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। आइए विकल्प देखते हैं। हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, ये तो गलत है। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, ये भी गलत है। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा। और चौथा विकल्प है हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तीसरे और चौथे विकल्प में समानता दिखाई दे रही है। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, लेकिन हमने क्रिया का जो काल है उसके ऊपर ध्यान देना है। हमारी जो क्रिया है वो सकते हैं, तो जा सकता है यानी चौथा विकल्प सही होगा। इसलिए यहाँ पर जल्दबाजी की वजह से तीसरे और चौथे विकल्प में हम गलती कर सकते हैं। दोनों की आगे की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन क्रिया का जो काल है वो हमें परिवर्तन नहीं करना है। क्रिया जिस काल में है उसी काल में हम वाच्य परिवर्तन में भी रखते हैं। तीसरा प्रश्न है सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो भाववाच्य में हमें बदलना है, यानी ये हमारा कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। सुमन जल्दी नहीं उठती। 4 विकल्प हैं। आइए सबसे पहले विकल्प देखते हैं। सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, ये तो सही नहीं है। सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, सकेगी यहाँ पर क्रिया का परिवर्तन कर दिया है। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, ये भी नहीं है। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, ये हमारा सही विकल्प है। इसलिए हमें सभी विकल्प को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर होने की वजह से हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी और इससे पहला जो था सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है और चौथा विकल्प है, इन दोनों की शुरुआत एक तरीके से की गई है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन की वजह से जब हम ध्यान देंगे तो चौथे विकल्प को सही पाएंगे। यहाँ पर सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता सही विकल्प है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए, यानी जो कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य नहीं है, वो हमारा कर्तृवाच्य होगा। सबसे पहला विकल्प है अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। तो अरविंद द्वारा जो से या के द्वारा से शुरू होते हैं वो हमारे क्या होंगे? कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, ये हमारा क्या है? कर्मवाच्य। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया, यह वाक्य हमारा भाववाच्य है। सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया, ये हमारा कर्मवाच्य है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी ने सब कुछ त्याग दिया, ये हमारा कर्तृवाच्य है। और वाच्य परिवर्तन के समय हमने जाना था जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते हैं तो से या के द्वारा लगाते हैं और साथ में क्रिया में परिवर्तन करते हैं। लिखा जाएगा, किया गया, किया गया, किया जाएगा, खाया जाएगा, खाया गया, इस तरह से हमारी क्रिया में परिवर्तन होता है। तो चौथा विकल्प हमारा सही है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ये हमारा कर्तृवाच्य है। बाकी विकल्प हमारे कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? तो इस बार हमें ध्यान से पढ़ना है, हमने नहीं बताना है। कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से सोच लेते हैं कि कौन सा भाववाच्य है, तो जो भाववाच्य नहीं है उसका आपने चुनाव करना है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, ये तो हमारा भाववाच्य है। आइए चला जाए, ये भी भाववाच्य है। हमें धोखा दिया जा रहा है, राधा से बोला नहीं जाता, राधा से बोला नहीं जाता, ये भी हमारा भाववाच्य है। हमें धोखा दिया जा रहा है, ये हमारा भाववाच्य नहीं है। इसलिए तीसरा विकल्प सही है, हमें धोखा दिया जा रहा है, ये हमारा भाववाच्य नहीं है। प्रश्न नंबर 5, ये हमारा पद परिचय से है। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। आपके पास कुल 5 प्रश्न है, 5 में से आपको परीक्षा में सिर्फ 4 ही करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है सूरदास ने सूरसागर की रचना की। सूरदास शब्द को रेखांकित किया गया है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए, यानी सूरदास का हमें पद परिचय देना है। तो 4 हमारे पास विकल्प हैं। सबसे पहले विकल्प देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या सूरदास जातिवाचक संज्ञा है? नहीं है, तो ये विकल्प हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इतना जल्दी हम अपना विकल्प का चुनाव नहीं करेंगे, पहले हम सभी विकल्प को ध्यान से देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक है, और संबंध कारक है,
लेकिन संबंध कारक तो नहीं है, क्योंकि सूरदास की बात की जा रही है और सूरदास का ही हम पद परिचय दे रहे हैं, तो संबंध कारक तो नहीं है। सूर सागर की, तो सूर सागर हम कह सकते हैं संबंध कारक है, का के की जिसके साथ लगता है, लेकिन सूरदास जिसका पद परिचय पूछा गया है ये संबंध कारक नहीं है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा 3 बातें हमारी सही थी, लेकिन चौथी जो बात बताई गई है संबंध कारक की वो गलत है। इसलिए उत्तर का चुनाव करते समय जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। आइए अगला विकल्प देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक है, एक वचन ठीक है, पुल्लिंग ठीक है, कर्ता कारक, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरदास है वो कर्ता है, यहाँ पर कर्ता कारक की तरह कार्य कर रहा है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। लेकिन चौथा विकल्प भी हम जरूर पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा, यहीं पर ये गलत हो जाता है क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से हमें सारे विकल्प पढ़ने हैं और बिल्कुल अपने माइंड को अलर्ट रखना है। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उसकी वजह से ही हमारे अंक कट जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। वह नित्य घूमने जाता है। नित्य जो हमारा शब्द है उसको रेखांकित किया गया है, रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं। आपको उत्तर खुद से नहीं सोचने, ये अच्छी बात है, लेकिन विकल्प में कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, इसलिए हमें जरूर ध्यान रखना है। आइए हमारे विकल्प देखते हैं। सबसे पहला विकल्प है गुणवाचक विशेषण। क्या नित्य जो हमारा शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है? किसी के गुण के बारे में बता रहा है? नहीं, तो यही गलत हो जाता है, तो आगे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विकल्प है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। या किसी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि किस तरीके से क्रिया हो रही है। तरीके के बारे में तो नहीं बताया गया, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया होती है वो किस तरीके से होती है उसकी विशेषता बताई जाती है, तो ये भी हमारा गलत है, आगे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो विकल्प है अव्यय है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बताता है। और चौथा विकल्प भी इसी प्रकार से शुरू हो रहा है, अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बताता है। अब नित्य जो शब्द है वो अव्यय तो है, लेकिन क्या स्थानवाचक है या कालवाचक क्रिया विशेषण है? अब ये किसी स्थान के बारे में जानकारी तो दे नहीं रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो हो नहीं सकता, इसलिए कौन सा विकल्प हमारा बच जाता है? चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, अव्यय है, साथ में कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी समय के बारे में बता रहा है, काल के बारे में बता रहा है, यानी कि वह हमेशा घूमने जाता है। नित्य का मतलब क्या होता है? हमेशा, नियमित रूप से घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो चौथा विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पर हम कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, इसलिए जो हमारी परिभाषाएं हैं वो हमें स्पष्ट आनी चाहिए। आपको अच्छे से विशेषण के बारे में पता होना चाहिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण, इन सभी की परिभाषा स्पष्ट होंगी, तभी आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, तालाब में कमल खिलते हैं। रेखांकित पद का परिचय है। रेखांकित कौन सा पद है यहाँ पर? खिलते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सा विकल्प दिया गया है। सकर्मक क्रिया। अब खिलना जो क्रिया है इसके ऊपर बात करते हैं। खिलना जो क्रिया है वो कैसी है? क्या ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? और फूल अपने आप खिलते हैं, तो ये हमारी कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो 2 विकल्प हमारे वैसे ही हट जाते हैं जिनमें सकर्मक क्रिया दिया गया है, यानी पहला विकल्प नहीं होगा और तीसरा विकल्प भी नहीं होगा। दूसरे और चौथे को ध्यान से देखते हैं। दूसरा विकल्प है अकर्मक क्रिया, सही है। बहुवचन, बहुवचन भी सही है, क्योंकि बहुत सारे कमल के फूल खिलते हैं, खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो बहुवचन सही है। पुल्लिंग है, ठीक है, कमल हमारा क्या है? पुल्लिंग है, और जो हमारा कमल है उसी की क्रिया, उसी के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती है। वर्तमान काल है, खिलते हैं, सही है। और कर्तृवाच्य है, वाच्य परिवर्तन हमने किया है, तालाब में कमल खिलते हैं, ये वाक्य हमारा कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य में जो हमारी क्रिया है वो कर्तृवाच्य के हिसाब से ही लगती है, यानी कर्ता के हिसाब से लगती है। तो दूसरा विकल्प हमें सही लगता है, लेकिन चौथा विकल्प हम जरूर देखेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर अपने उत्तर का चुनाव नहीं करेंगे। अकर्मक क्रिया ठीक है, बहुवचन की जगह यहाँ पर एक वचन दिया गया है, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग दिया गया है, तो यहीं पर हमारा चौथा विकल्प क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सही विकल्प हमारा कौन सा है? दूसरा है। चौथा प्रश्न है, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रेखांकित पद का परिचय है। रेखांकित पद इस पर कौन सा है? रंग बिरंगे। आइए विकल्प देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण, क्या ये संख्यावाचक विशेषण है? यहाँ किसी संख्या की बात की जा रही है? नहीं, ये तो गलत है, तो पहला विकल्प हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। दूसरा है गुणवाचक विशेषण, रंग बिरंगे फूल यानी फूलों का गुण है, उनकी विशेषता बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण हमारा सही है।
बहुवचन तो बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो बहुवचन भी ठीक है। पुल्लिंग, फूल हमारा पुल्लिंग है तो रंग बिरंगे भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। फूल विशेष्य का विशेषण, तो ये हमारा सही है, यानी कि दूसरा जो हमारा विकल्प हमें सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम तीसरे और चौथे विकल्प को जरूर पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण एक वचन, तो एक वचन तो हमारा गलत है, क्योंकि अगर एक फूल होता तो रंग बिरंगा फूल होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, रंग बिरंगे फूल। तीसरा विकल्प हमारा गलत हो जाता है। और चौथे विकल्प में गुणवाचक विशेषण एक वचन, तो यहाँ पर भी एक वचन दिया गया है, यानी कि हमारा पहला, तीसरा और चौथा विकल्प गलत है और दूसरा विकल्प हमारा क्या है, सही है। पद परिचय से हमारा 5वां प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय है। इस बार रेखांकित पद कौन सा है, आपको। देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम जानते हैं 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष यानी मैं, मेरा, मुझे, जब हम अपनी बात करते हैं तो उत्तम पुरुष की बात करते हैं। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, क्योंकि दूसरे को हम सम्मान देने के लिए आप और आपका और आपको शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, मध्यम पुरुष है। और तीसरे पुरुष की बात करते हैं, अन्य पुरुष की बात करते हैं, वह, उसका, उसे, तो ये हमारा अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ पर आपको यानी तुम की जगह आप, आपको बुलाया है सम्मान देने के लिए, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो ये कौन सा है, मध्यम पुरुष है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पहला विकल्प सही है। स्त्रीलिंग है, अब यहाँ पर गड़बड़ लगती है, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण हम यहाँ पर नहीं कर सकते। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, आपको शब्द में पुरुष है या स्त्री है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो स्त्रीलिंग कहना तो गलत होगा। बहुवचन है, कर्ता कारक है, इनको हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहला विकल्प हमारा स्त्रीलिंग के आधार पर गलत हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम है नहीं, तो दूसरा विकल्प हमें देखना नहीं है। आइए तीसरा विकल्प देखते हैं, क्योंकि तीसरे विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है और हमने देखा आपको जो हमारा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा विकल्प वैसे ही नहीं देखेंगे, क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ये है नहीं। अब यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, क्योंकि हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वाक्य में स्पष्ट नहीं कहा गया है, इसीलिए जो हमारा तीसरा विकल्प है वो सही रहेगा, बजाय कि हमारे पहले विकल्प के। एक वचन है और साथ में कर्म कारक है, तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी। और यही बात मैं बार बार आपको दोहरा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे विकल्प वाले प्रश्न होते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े ध्यान देने की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा रस के टॉपिक से है, रस भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि जहाँ पर भय होता है, भय जो हमारा स्थायी भाव होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप बिना विकल्प देखे भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम परिभाषाएं अच्छे से समझ लेते हैं, और हमने देखा था रस हमारे कुल 11 प्रकार के होते हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। तो भय की अधिकता यानी भय जो स्थायी भाव है वो किसका होता है, भयानक रस का होता है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है, तुक्के नहीं मारने हैं, परिभाषाओं को सबसे पहले अच्छे से समझना है और याद करना है। वीर रस नहीं होता, क्योंकि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। करुण रस भी नहीं होता है, क्योंकि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है, शोक के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्रोध के कारण रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो भय के कारण कौन सा रस उत्पन्न होगा, भयानक रस। और इसके साथ साथ हमने वीर रस का, करुण रस का और रौद्र रस का स्थायी भाव भी हमने अभ्यास कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया। और इसी तरीके से आप अपनी परिभाषाएं भी रिवाइज कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा अलग है, निर्वेद, और यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं। निर्वेद जो हमारा है वो कौन से रस का स्थायी भाव है, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। अब अगर आपको वैसे ही परिभाषाएं याद है, स्थायी रस के नाम याद हैं, तो आप वैसे ही इनको हटा सकते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो बच गया कौन सा, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और सभी रस के स्थायी भाव भी बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और इनमें किस रस की उत्पत्ति हुई है, कौन सा रस यहाँ पर है, उसकी आपने पहचान करनी है। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। और पढ़ने से ही हमारे मन में उत्साह का संचार हो रहा है। महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में कुछ बातें की जा रही है। हो सकता है कि आपको इसका अर्थ समझ में ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने से ही हमें एहसास हो रहा है कि ये हमारा कौन सा है। यहाँ पर उत्साह की भावना है और जहाँ पर उत्साह होता है वहाँ पर क्या होता है, वीर रस। तो पहला विकल्प इसका उत्तर रहेगा वीर रस। शांत रस नहीं है, करुण रस भी नहीं है, रौद्र रस भी नहीं है। अरे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे रस के उदाहरण दिए जाएंगे, जिसमें आपको रस की पहचान करनी है, वो जो पंक्तियां हैं कहीं से भी आ जाती हैं। इसलिए उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में वहां पर भी हम गलती कर सकते हैं। तो पंक्तियों का अर्थ कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन 2 से 3 बार जब हम पढ़ेंगे तो कुछ शब्दों के अर्थ अगर हमें समझ में आ जाते हैं, तो शब्दों के अर्थ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पंक्तियों में कौन से भाव हैं, और भाव हमें समझ में आ जाते हैं तो रस का नाम बताना काफी फिर आसान हो जाता है। हो सकता है इस पूरी पंक्तियों का बिल्कुल व्याख्या हमें समझ में ना आई हो, सरलार्थ हमें समझ में ना आया हो, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद कुछ शब्दों से हमने एहसास किया कि यहाँ पर उत्साह की भावना है, वीर रस होगा। और हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी पंक्तियां भी आ सकती हैं जो आपने पहले से ही पढ़ी हैं, तो ऐसा जो होता है वो बहुत कम होता है कि पढ़ी हुई पंक्तियां आ जाएं। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ उदाहरण जिनका हम पहले से ही अभ्यास कर चुके होते हैं, कुछ पंक्तियां जिनको हम अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके होते हैं, वहीं से आपका प्रश्न में आ जाता है, लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, किस रस को रसराज भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं, रसराज भी कहते हैं। रसों का राजा श्रृंगार रस को माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। रसों के नाम और उनके स्थायी भाव हमें अच्छे से पढ़ने हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि विभत्स रस जो होता है वो घृणा या जुगुप्सा की भावना से उत्पन्न होता है। कोई ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान या परिस्थिति को जब हम देखते हैं, ऐसी घटना को देखते हैं जिनको देखने के बाद हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, जुगुप्सा के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर विभत्स रस होता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है, जुगुप्सा। उत्साह नहीं होता, क्योंकि उत्साह कहाँ पर होता है, वीर रस में होता है। शोक कहाँ पर होता है, करुण रस में होता है। हास कहाँ पर होता है, हास्य रस में होता है। और इन्हीं प्रश्नों के साथ व्यवहारिक व्याकरण का जो हमारा अंश है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुल हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न हमारे 4 टॉपिक से रिलेटेड हैं। चारों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, पद परिचय हो गया आपका, साथ में वाच्य परिवर्तन हो गया और रस हो गया। इन सभी से आपसे 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5-5 में से आपको 4-4 प्रश्न करने हैं। कुल अंक हमारे 4-4 के हिसाब से 4 प्रश्न हैं, तो टोटल अंक कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। और इसी के बाद जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में से जो पठित आपका गद्यांश है और पठित जो आपका पद्यांश है वो पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न पूछे जाएंगे। कृतिका जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वहां से भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे, और अंत में आपसे रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे, आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ में आपको महत्वपूर्ण बातें समझ में आई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ में कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए, तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रश्न पत्र को आगे हल करेंगे, इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।